is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss the NCERT solutions of all the questions that have been asked in the chapter The Comet Part 2. तो हम ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से इन द प्रीवियस वीडियोस, बट येस वी आर लेफ्ट विद ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस दैट आर समवेयर कवरिंग द कंप्लीट चैप्टर. छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो मैंने समरी में भी आपको बता दिए थे कि डायरेक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अदर देन दैट ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन कम हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस वेरी नाइसली इन डिटेल. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज, for a moment, James wondered if he had done his sums right. Why was James doubtful about his sums and calculations? तो हमें पता है कि ये बात कब की हो रही है कि सर जॉन और डॉक्टर जेम्स फॉसेट के बीच में बहुत डिस्कशंस हुए, एंड आफ्टर दैट सर जॉन जो है वो जेम्स को उनके होटल पे ड्रॉप करने के लिए जाते हैं. इट्स 1 AM और इस वक्त कोई भी भीड़ नहीं है एंड देयर इज़ नो क्राउड ऑन द स्ट्रीट. तो जेम्स जो है वो अपनी विंडो से, अपनी कार की विंडो से जैसे ही बाहर देखते हैं स्काई की तरफ, इट इज़ लाइक कि पूरा स्काई जो है वो स्टार स्टडेड है, कम्प्लीटली डेकोरेटेड है विद अ लॉट ऑफ स्टार्स, और वो स्काई जो है वो ग्रीट कर रहा हो किसको, जेम्स को. तो इट वॉज लाइक इतनी पीसफुल नाइट है, इतना ब्यूटिफुल टाइम है, और इसमें ही कहीं एक कॉमेट दत्ता है जो कि आ रहा है, कोलिजन होगा उसका प्लैनेट अर्थ के साथ, और जो लाइफ है इट वुड एंड. तो क्योंकि जो सिनेरियो है वो बिल्कुल पीसफुल था और एक्सपेक्टेशन थी फॉर अ कैलामिटी, फॉर अ डिस्ट्रक्शन, इसीलिए उनको थोड़ा लग रहा था कि ये हार्ड टू बिलीव है, हार्ड टू डाइजेस्ट है. सो माइट बी वो एक सेकंड के लिए या थोड़ी देर के लिए ऐसे डाउट में आ गए कि वेदर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं वो सही है कि नहीं, कि क्या सच में कॉमेट दत्ता आएगा और डिस्ट्रक्शन होगा. क्लियर? ऑल राइट. So when James reached at his hotel at 1 PM after finishing the deliberations with Sir John and looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. तो वही चीज़ है जो मैंने बताया, 1 PM नहीं, सॉरी 1 AM, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ 1 AM. ठीक है, तो जैसे ही 1 AM हुआ है, जेम्स फॉर्सिथ गए हैं, होटल पहुंचते हैं, ऊपर देखते हैं स्काई की तरफ, इट्स कम्प्लीटली स्टार स्टडेड. इट वॉज लाइक कि वो उनको ग्रीट कर रही हो. He knew that somewhere amongst these stars was Comet Datta that was heading for a collision with Earth. और इन्हीं कहीं stars में Comet Datta था जो कि collision के लिए आ रहा था planet Earth की तरफ. So it was hard for him to believe the calamity of the future on such a peaceful night. Thus James for a moment wondered if he had done his sums right. तो yes, उनके लिए बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत टफ था टू बिलीव दिस कि इतनी पीसफुल नाइट पे इतनी कोई नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, एक्सपेक्टेड है. तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए वैसे डाउट में आ गए कि उन्होंने जो कैलकुलेशंस या सम्स किए हैं वो सही भी हैं या नहीं. क्लियर? तो इट वुड बी 1 AM, इट शुड नॉट बी PM, राइट? ऑल राइट. What did the scientists at the conference say about James' sums? तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस बिगिन होती है और जेम्स वॉज लाइक कि शायद ही एक हफ्ते में कोई कॉन्फ्रेंस करवा सकता है, बट ये सर जॉन की एफिशिएंसी पे जो भी डाउट थे जेम्स को, दैट वर ऑल डिसमिस्ड, बिकॉज उसी टाइम पे जब ये प्लान किया गया था, पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, देयर वर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ फील्ड्स, और जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस बिगिन हुई, उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले चेक किया, रीचेक किए कैलकुलेशंस ऑफ जेम्स, ताकि वो खुद भी श्योर हो जाए कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं. And yes, they came to a conclusion that James was totally right कि there is no escape from this collision. But yes, कुछ चांसेस थे छोटे मोटे कि कुछ नेचुरल कुछ हो जाए ऐसा जो पता नहीं है, जो अनफोर्सीन है, which cannot be predicted, या फिर स्प्लिट हो जाए कॉमेट, किसी से टकरा जाए, तो वो अलग चांसेस हैं. बट yes, कोई एस्केप नहीं था अकॉर्डिंग टू वट एवर दे ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एंड वट एवर जेम्स हैज मेंशन्ड इन हिज पेपर. क्लियर? ऑल राइट. So the experts and scientists checked and rechecked James Forsyth's calculation with the latest observations of Comet Datta. तो obviously James ने जो भी किए होंगे calculation, that would be based on the observations ऑन कॉमेट दत्ता जो पहले हुए होंगे, राइट? तो उन लोगों ने क्या किया, जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने फिर से कॉमेट दत्ता के जो भी ऑब्जर्वेशंस दिख रहे थे उस पे बेस्ड फिर से कैलकुलेशंस किए, चेक किया, रीचेक किया इनको, एंड दे फाउंड दैट हिज कैलकुलेशंस, यानी जेम्स के जो कैलकुलेशंस थे एंड सम्स वर करेक्ट एंड देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम. तो जो जेम्स ने प्रिडिक्ट किया था कि भाई कोई भी तरीका नहीं है बचने का इस कॉमेट से, वो बिल्कुल सही थे, एंड दिस वाज आल्सो टोल्ड बाय अदर एक्सपर्ट्स. However, there was a small chance that the comet might just graze the atmosphere of the Earth and not collide with it, but this slight respite was hardly reassuring enough for taking no
एक्शन। तो येस ऐसे कुछ चांसेस थे, बहुत ही कम चांसेस कि कॉमेट आए छू के चला जाए तो जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा लाइफ या प्रॉपर्टी का, बट येस दिस वॉज समथिंग जो कि हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो सिर्फ जस्ट एक थोड़ा बहुत चांस की वजह से ये लोग ये नहीं ले सकते डिसीजन कि कोई एक्शन नहीं लेना है। सो वट एवर वॉज लाइक ऑब्जर्व बाय देम, एनालाइज बाय देम, दे वर ऑल्सो ऑफ द सेम व्यू एज जेम्स फॉसेट दैट देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस कोलिजन ऑफ कॉमेट दत्ता विथ प्लैनेट अर्थ। क्लियर? ऑल राइट। Next is immediate action was needed. The scientists decided, give one example each of defensive and offensive action mentioned in the text. तो क्या दिया हुआ है कि उन लोगों ने भाई ये डिसीजन ले लिया एक्सपर्ट्स ने कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब इनके पास दो वेज थे, या तो ये एक डिफेंसिव मेजर अपनाए या फिर एक ऑफेंसिव मेजर अपनाए। डिफेंसिव मतलब खुद को बचाने का, डिफेंड करने का एक्शन। और वो क्या होगा कि ये लोग जो है पब्लिक को बोले कि भाई अंडरग्राउंड शेल्टर्स, अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना स्टार्ट करें। बट येस ये प्रैक्टिकली एक सही नहीं था डिसीजन, इट वाज नॉट ऑफ अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, और इसीलिए वो डिनाई कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया वो। सेकंड क्या था? ऑफेंसिव, यानी कि अटैक करने वाला जो एक्शन होगा। तो इसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक पेलोड लेंगे, इक्विपमेंट लेंगे और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, क्योंकि उतना ही पावर चाहिए इस कॉमेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए या उसके एंगल को थोड़ा चेंज करने के लिए, ताकि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। ठीक है, तो इस कोलिजन को अवॉइड करने के जो बारे में उनके पास ऑफेंसिव एक्शन था वो यही था। एंड देन फाइनली वो इस ऑफेंसिव एक्शन को ही चूज करते हैं। एंड देन दे डिसाइड द 3 days इन द टाइम टेबल विच वुड बी लाइक द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। क्लियर? ऑल राइट। So the approaching comet needed immediate action. The scientists had 2 options. The defensive measure was that the people should live in underground bunkers, but it was not a practical proposition. And the offensive action was to marginally deflect, कि भाई थोड़ा सा ही उसको डिफ्लेक्ट कर दे, थोड़ा सा ही उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दे, ताकि वो अगर ऐसे आ रहा है प्लैनेट की तरफ, हम थोड़ा भी हटा देंगे तो वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। देन बाय गिविंग इट अ पुश, कैसे करेंगे? ऑब्वियसली कॉमेट अगर आ रहा है, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा फोर्स से एक पुश देंगे, धक्का देंगे, तो फिर वो थोड़ा मूव हो जाएगा, तो वो पुश देना पड़ेगा। ऐसा इनका क्या था? ऑफेंसिव मेजर। This could be done by placing a nuclear payload या nuclear equipment in a spaceship and sending it to intercept the approaching comet and detonating it by using a remote control. तो ये सिर्फ इन 2 चीज़ों से हो सकता था कि भाई जो न्यूक्लियर पेलोड है, जो इक्विपमेंट है, उसको स्पेसक्राफ्ट में रखेंगे, उस मीटिंग पॉइंट पे ले जाएंगे जहाँ पे कॉमेट आएगा, फिर उसको एक्सप्लोड करेंगे। तो उस पुश से, उस फोर्स से क्या होगा, ये जो है अपना डायरेक्शन, या कॉमेट दत्ता जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सो दिस वॉज द फाइनल एक्शन दैट वॉज डिसाइडेड कि हाँ भाई ऑफेंसिव मेजर ही लेना है। क्लियर? ऑल राइट। I am not buying any Christmas presents till December 15. What did Sir John mean by that? So we all know कि भाई 25th December is Christmas, right? तो यहाँ पर December 15 was the day जो कि टाइम टेबल में मेंशन था कि दिस वुड बी द डेट, December 15 ऑन विच ये अगर सक्सेसफुल हुआ एक्सपेरिमेंट तो भी पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो भी पता चल जाएगा। तो सक्सेसफुल होना या ना होना उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि लाइफ एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी प्लैनेट पे। लाइफ एग्जिस्ट करेगी तभी तो क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। तो इसीलिए सर जॉन बोलते हैं कि जब तक December 15 नहीं है आता, जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाता एक्सपेरिमेंट, तब तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट खरीदूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली जिंदा रहना पड़ेगा ना उस क्रिसमस प्रेजेंट को यूज करने के लिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज समथिंग व्हिच सर जॉन मेंट बाय इट, दैट ही वाज नॉट नोइंग एनीथिंग whether the experiment would be successful or not, but yes, it would be confirmed on the day that is December 15. Clear? All right. So according to Project Light Brigade, December 15 was the day the comet would hit the earth if the experiment फेल। तो सबसे पहले December 15 का सिग्निफिकेंस बता दो, ठीक है, कि December 15 जो है वो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के हिसाब से वो डेट थी जिस दिन कॉमेट जो है वो हिट करेगा अर्थ को, अगर वो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट, या फिर नहीं करेगा अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। So it was December 15 on which it would have been clear whether the earth would be safe or not। तो यही डेट हुई ना जिस दिन लाइफ होगी कि नहीं, बचेगी कि नहीं, या अर्थ सेफ रहेगा कि नहीं, वो प्रूव हो जाता। As Sir John was not sure about the success of the experiment and safety of Earth, he said that he was not buying any Christmas presents till December 15. So this was the date जब तक कोई भी श्योर नहीं हो पाता, जिसे भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था। So yes, Sir John was not sure कि भाई ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, because nobody knew
हूँ कि कॉमेट कितना मैसिव होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है, तो उतना पुश काफ़ी होगा कि नहीं जितना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इन लोगों ने उस पेलोड में रखा है, ठीक है। तो इसीलिए ही वॉज नॉट श्योर वेदर दिस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, सो दैट्स वाई ही मेड दिस स्टेटमेंट कि भाई वो श्योर नहीं थे दिसंबर 15 तक कि वो क्रिसमस प्रेजेंट्स खरीदेंगे या नहीं। क्लियर? ऑल राइट। What is Dattada expected to do on his return from London? So when Dattada returned from London, like he came back to Calcutta to India, तो उस वक्त क्या होता है, ये जैसे ही देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है और एक पंडाल बना हुआ है, पूरी सेरेमनी की तैयारी करके रखी है। एंड व्हेन जब वो अपनी वाइफ से पूछते हैं इस बारे में, तो इंद्राणी देवी उन्हें बताती हैं कि एक यज्ञ रखा हुआ है, ही नीड्स टू परफॉर्म अ यज्ञ सो दैट ये जो भी इविल स्पिरिट है बिहाइंड द कॉमेट, जो भी उन्होंने डिस्कवर किया है, इट कुड गेट pacified, ठीक है। तो इस तरीके से he was expected to perform a yagya after he returned from London. Clear? All right. So Dattada was expected to perform a Shanti Yagya to pacify the evil spirit behind the comet upon his return from London. ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर है, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि when Dattada returned from London he saw a lot of crowd in front of his house and then he stared questioningly at his wife Indrani Devi. She then tried to explain to her husband that he was expected to perform a Shanti Yagna because Guruji has told this would help to pacify the evil spirit behind the comet. Clear? तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया करो, हमेशा राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करो इस तरीके से कि कैसे मार्क्स अगर बढ़ते जाएंगे, वर्ड लिमिट बढ़ती जाएगी, तो हाउ कैन वी जस्ट मॉडिफाई द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज हिज रिएक्शन टू द प्रपोजल. प्रपोजल मतलब ये यज्ञ करने का. ऑब्वियसली ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी ये टैबू रहा है सीज क्रॉस करके कहीं और चले जाना, ओवरसीज चले जाना, तो मे बी मैं लंदन गया हूँ इसीलिए तुम सोच रहे हो. दूसरी बात वो बोलते हैं कि दीज आर ऑल मीनिंगलेस रिचुअल्स, दीज आर ऑल सुपरस्टिशंस और इससे कुछ नहीं होता है बिकॉज इट साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली कैलकुलेटिव वे में प्रूव्ड है कि कॉमेट्स का आना और नेचुरल डिजास्टर्स का होना, देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. तो इस तरीके से ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट. ही वॉज एंग्री कि भाई कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं. क्लियर? ऑल राइट. So Dattada was very angry with the proposal of sitting on a yagya to fight the evil effects of a comet that is likely to collide with Earth. So yes, he was very angry. He was extremely angry कि किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि आपको यज्ञ परफॉर्म करना पड़ेगा if you really want to pacify the evil spirit या फिर pacify the ill effects of the approaching comet. He found it a superstition and refused to perform the yagya. So definitely उनका ये रिएक्शन था, उनको ये अंधविश्वास लगा, superstitions लगा और इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो यज्ञ नहीं करेंगे. He said that it could be condoned in the olden times when the man was not aware about what comets are but not in the modern time. तो वो बोलते हैं कि भाई ये चीज़ फिर भी एक्सेप्टेबल होती तब के टाइम पे जब लोगों को पता ही नहीं था कॉमेट होता क्या है, बट अभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में सबको पता है कॉमेट क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और फिर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना या फिर ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करना वुड बी टोटली रॉन्ग. Comets are known for what they are. Their movements are forecast precisely by mathematical calculations and it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlations with the disasters on the earth. और ये वो प्रूफ भी करते हैं कि भाई पहले ही पता चल चुका है, ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है कि कॉमेट्स जो हैं उनका जो भी पाथ होता है इट्स ऑलरेडी फोरकास्टेड, इट्स ऑलरेडी प्रिडिक्टेड. देन उसके बाद वो जो है स्टडीज़ भी बता चुकी हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी बता चुकी हैं इस चीज़ को, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ भी बता चुकी हैं कि भाई कॉमेट का आना और नेचुरल डिजास्टर्स का होने का कोई भी रिलेशन नहीं है. अब देखो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का आता है तो देन डेफिनेटली यू विल मेंशन कि दत्तादा वाज एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस एंड ही डिसाइडेड और ही रिफ्यूज्ड to sit in the yagya as he found it very superstitious. 2 marks का question आता है then definitely you can mention कि according to him this was totally superstitious and he did not believe in these meaningless rituals, so he decided that he would not sit in the yagya because it's already proved that comets and these natural calamities do not have any relation between them. ठीक है, और अगर 5 marks का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आप पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करोगे बहुत अच्छे से जो कि आपकी बुक में ही डायरेक्टली गिवन है. डन? ऑल राइट. What does Project Light Brigade refer to? तो Project Light Brigade है कोड नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट जो कि सारे एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया इन द कॉन्फ्रेंस जो इस कॉमेट के कोलिजन से अर्थ को बचाती. ठीक है, तो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड वाज ऑल अबाउट दिस
project this experiment by which they could avoid or the scientists could avoid the collision of comet Datta with planet Earth. अगर थोड़ा और बढ़ाना है, word limit ज़्यादा है, तो do explain what exactly was going to be done in this. कि भाई एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया गया which was like कि यहाँ पर एक पेलोड को, एक न्यूक्लियर पेलोड को एक स्पेसशिप में रखेंगे एंड देन देयर वुड बी अ परफेक्ट टाइम फॉर दिस एक्सप्लोजन, बाय दिस द कॉमेट वुड बी डिफ्लेक्टेड. तो इस तरीके से आप पे डिपेंड करता है. इफ इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन तो फिर पूरे टाइम टेबल और डेट्स भी एक्सप्लेन कर सकते हो. क्लियर? ऑलराइट. So when the experts in the conference decided to join hands together to save the planet Earth from comet Datta, a timetable was drawn up for the operation which was close named Project Light Brigade. It is not code, I guess it should be code name. ठीक है, तो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे अपन. तो ये क्या हो जाएगा भाई कि पूरी तरीके से ये जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड है ये क्या है, कोड नेम है उस एक्सपेरिमेंट का जो कि साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स ने बैठ के कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया एग्जैक्टली कि वो क्या करने वाले हैं. उन्होंने टाइम टेबल ड्रॉ किया टू डिफ्लेक्ट कॉमेट दत्ता या टू अवॉइड दिस कोलिजन ऑफ कॉमेट दत्ता फ्रॉम प्लैनेट अर्थ. क्लियर? और अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है तो टाइम टेबल भी मेंशन कर दोगे कि भाई क्या है टाइम टेबल. और अगर सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या था. ठीक है, तो पेलोड का स्पेसशिप में रखना और फिर उसके बाद एक्सप्लोजन होना, बस उतना बताओगे. क्लियर? ऑलराइट. Next is what does Sir John say about the project in his letter to Dattada in October. तो अक्टूबर में जब सर जॉन ने लेटर भेजा किसको, इनको दत्तादा को, ठीक है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा. तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें थी उस लेटर में और प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने ये बताया कि हाँ फाइनली उसको डिस्पैच कर दिया गया है एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. क्लियर? ऑलराइट. So in the middle of October, Dattada got a letter from Sir John. He had mentioned that Project Light Brigade had begun its charge and they were hoping for the best. This meant that the spaceship with the nuclear payload was launched on टाइम. ठीक है, तो अगर देखो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता ना कि क्या पूछा था तो फिर आपको सब बताना पड़ेगा कि जो कुछ भी उस लेटर में उन्होंने लिख के भेजा था. क्लियरली? बट यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट पूछा है कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या लिखा था. तो मिड ऑफ अक्टूबर में एक लेटर आया दत्तादा के पास फ्रॉम सर जॉन, दैट इज सर जॉन मैकफर्सन, और उन्होंने उस लेटर में मेंशन किया कि जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड है वो स्टार्ट हो चुका है, इट हैज बिगन इट्स चार्ज एंड दे वर होपिंग फॉर द बेस्ट कि भाई सब कुछ अच्छे से हो जाए. और बिगनिंग क्या थी, इट वाज दिस October 10, राइट. और वो क्या था, डिस्पैच होना. इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्पैच था ऑफ द पेलोड इन द स्पेसशिप दैट वाज डन सक्सेसफुली. क्लियर? ऑलराइट. Next is, did Sir John buy Christmas presents on December 15? How did Dattada get to know about it? So definitely he bought the Christmas presents because एक टेलिक्स के थ्रू, एक अर्जेंट टेलिक्स मैसेज के थ्रू दत्तादा के पास ये न्यूज़ पहुंचती है कि ये जो भी कॉमेट आ रहा था ना उसका बिल्कुल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, यानी कि उसको डिफ्लेक्ट कर लिया गया है एंड इट वाज ऑल सक्सेसफुल. तो इसीलिए जिस तरीके से वो मेंशन करते हैं सर जॉन अपने लेटर में दैट आई वाज श्योर टू बाय क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15, इसका मतलब यही था कि एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ एंड देन श्योरली ही वुड हैव बॉट द क्रिसमस प्रेजेंट्स. क्लियर? ऑलराइट. So yes, Sir John bought Christmas presents on December 15. Dattada got to know about it from the urgent telex message sent by Sir John Macpherson on November 18. तो November 18 के दिन जो है उन्होंने एक टेलेक्स मैसेज भेज दिया था क्योंकि November 15 को जो था सेकंड स्टेप हो चुका होगा एक्सप्लोजन पुश करना, राइट, उस कॉमेट को. तो November 18 को इनको ये टेलेक्स मिल जाता है अर्जेंट मैसेज जिसमें वो मेंशन भी करते हैं दैट द लेटर मेंशन्ड जॉन मैकफर्सन वाज कॉन्फिडेंट ऑफ बाइंग हिज क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15. कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, ही वाज श्योर कि इस एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, तभी तो कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई मैं खरीदूंगा क्रिसमस presents. So this meant that Project Light Brigade was a successful operation. Clear? All right. Next is why, according to Indrani Devi, had the comet not been disastrous? Do you agree with her? So according to Indrani Devi, the yagya was the reason. These पूजा was the reason कि कॉमेट जो है वो अपने रास्ते से चला गया या फिर उसने इतना डिजास्टर कॉज नहीं किया. यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं इंद्रानी देवी बिलीव्ड कि ये जो यज्ञ हुआ था और क्योंकि दत्तादा ने तो रिफ्यूज़ कर दिया था बट उनके डिसेंडेंट खोका यानी 8 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन जो है उनका, उसने ये परफॉर्म किया यज्ञ और उसकी वजह से ही क्या हुआ, ये कॉमेट डिजास्ट्रस नहीं था. We do not agree with it definitely because we all know it was all because of the experiment that is Project Light Brigade, not because of the puja. It was all because of the mehnat efforts of the scientists, of the experts. They devised the solution, they analyzed the problem and then they just brought it into action. So it was all because of Project Light Brigade, not because of the yagya. Clear? All right. According to Indrani Devi, the comet had not proved to be disastrous because she felt
The yagya performed in her house was the reason that helped in averting the comet's path from colliding with Earth. So it was like she was of the view कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है कि collision को avoid किया गया है comet दत्ता का with planet Earth, it was all because कि ये जो यज्ञ है वो perform किया गया उनके घर में. So it was her view point. एंड देन वी डोंट अग्री विद इट. ये बिल्कुल डेफिनेटली मेंशन करना. आई डोंट थिंक कोई भी अग्री करेगा इसके साथ, ठीक है. तो एवरीबडी हैज टू मेंशन दिस. नो, आई डोंट अग्री विद इंद्रानी देवी एज हर रीजन इज सुपरस्टिशन. और अंधविश्वास में कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट. इंद्रानी देवी नेवर न्यू द लॉजिक बिहाइंड इट. ऐसा कैसे हो गया, शी नेवर हैड द आंसर, ठीक है, कि यज्ञ से ही कैसे हुआ. तो यहाँ पर ये आंसर नहीं है, इसका लॉजिक नहीं है, इसका मतलब इट इज अ सुपरस्टिशन, इट इज अंधविश्वास. और इस वजह से हम उससे अग्री नहीं करते हैं बिकॉज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड हैड द आंसर कि हाँ उसकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है. So the collision was avoided by the joint efforts of the scientists who analyzed the problem, devised solutions and executed them rationally and efficiently. हम अग्री क्यों नहीं करते? बिकॉज हमें पता है exactly reason क्या था इस collision के avoid करने का. It was all because of the joint efforts of all the experts, of all the scientists जो भी उस conference में थे, and they were able to analyze the problem, they found out the solutions, then they just brought them into action logically and efficiently, and these were the reasons जिसकी वजह से ये successful हुआ था. Clear? All right. Next is Dattada's general outlook rational, moral, traditional? Choose the right word, say why you think it is right. सबसे पहले तो तीनों words का मतलब पता होना चाहिए, right? Rational मतलब logical, जिसमें आपको आपके पास एक लॉजिक हो, आपके पास एक आंसर हो कि ऐसा क्यों. सेकंड है मॉरल, कि भाई कुछ सीख देने वाला है, कुछ मॉरल वैल्यू वाला है. थर्ड इज ट्रेडिशनल, अंधविश्वासी, हमेशा से चले आ रहे हैं रिचुअल्स, उस पे बेस्ड. तो हमें पता है बिल्कुल भी ट्रेडिशनल तो है ही नहीं, कैंसिल आउट कर दो बिल्कुल. दत्तादा बिल्कुल भी नहीं मानते थे इन मीनिंगलेस रिचुअल्स में. सेकेंडली मॉरल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका व्यू पॉइंट या आउटलुक जो है वो वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड था, नहीं. इट वॉज ऑल लॉजिकल, रैशनल, ठीक है. और हमें ये पता भी है, कैसे पता है, क्योंकि ये जो आउटलुक की बात की गई है ना, ये आपके चैप्टर में डायरेक्टली बताया गया है कि दोनों ही यानी सर जॉन मैकफर्सन और दत्तादा एक दूसरे की क्वालिटीज को एडमायर करते थे. सर जॉन मैकफर्सन क्या एडमायर करते थे? दत्तादा के साइंटिफिक आउटलुक को. और साइंटिफिक आउटलुक ही क्या होता है? लॉजिकल आउटलुक यानी रैशनल आउटलुक. क्लियर? तो रैशनल है द वर्ड एंड लेट्स जस्ट गिव द रीजन फॉर इट. सो दत्तादा's जनरल आउटलुक इज रैशनल. He is a person with logical and scientific outlook. ठीक है, तो scientific outlook बोला है, logical बोला, उसी को तो क्या बोलते हैं? Rational. So that's why rational would be the correct option. He was aware of what comets are composed of and also told Indrani Devi that there is no connecting link between appearance of comets and the calamities on earth. To prove this point, Dattada did not participate in the यज्ञ. तो एक रीजन तो ये है प्रूव करने का कि दत्तादा का जो आउटलुक है वो साइंटिफिक था, लॉजिकल था, और वो इंद्रानी देवी को भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं आया, ऐसा कोई भी कैलकुलेशन नहीं कहता है, स्टडी नहीं कहती है कि कॉमेट आते हैं तो उनके साथ डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा. ठीक है, तो इसीलिए जब उनके पास रीजन है, उनके पास लॉजिक है और इस वजह से वो यज्ञ में बैठते भी नहीं है, तो यही प्रूव करता है कि उनका क्या था? एक रैशनल आउटलुक. यज्ञ में ना बैठना ट्रेडिशनल वाले ऑप्शन को भी खुद ब खुद एलिमिनेट कर देता है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स, राइट योर आंसर्स आफ्टरवर्ड्स. यानी ओवरऑल ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें हर किसी का व्यू पॉइंट डिफर कर सकता है. ये आंसर्स आपको खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, यानी खुद भी लिखने की कोशिश करनी. ठीक है, पहला है शुड अ साइंटिस्ट फाइंडिंग्स बी सप्रेस्ड इफ दे सीम डिस्टर्बिंग, गिव रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक. देखो अब यहाँ पे फॉर मतलब अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो कि हाँ ये सही है, और या फिर आपको ये बताना है कि आप बिल्कुल भी खड़े नहीं हो इस टॉपिक के साथ, दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिबेट जो आपको यहाँ पे बताना है. तो देखो ये बोला गया है कि साइंटिस्ट की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं या साइंटिस्ट आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ हम बात करें जेम्स फॉर्सिथ ने बताया ना कि कोलिजन होगा, प्लैनेट अर्थ जो है वो कोलाइड करे, प्लैनेट अर्थ से कोलिजन होगा और प्लैनेट अर्थ पे लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो अब ये चीज़ को क्या हमें दबाना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए कि पता ही ना चले किसी को, राइट? तो बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो जो भी फाइंडिंग्स करते हैं अगर उसमें हम उसको दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे, तो उसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो तो हमको देखना ही पड़ेगा, राइट? तो अगर हम उसको सप्रेस ना करके उसको ध्यान देंगे, अगर उसके ऊपर काम करेंगे जैसे कि इसमें किया गया, राइट, इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो फिर क्या होगा? हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो येस, टोटली वी डिसएग्री विद दिस कि सप्रेस करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इससे क्या होगा? इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी ही और थोड़े टाइम के लिए हम ऐसे हो जाएंगे कि हमने दबा दी, बट ऑब्वियसली वो जो होना है वो तो होके रहेगा. तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं. क्लियर? ऑल राइट.
So no, a scientist's findings should not be suppressed if they seem disturbing, as they discover the truth through scientific reason and research. So obviously नहीं करना चाहिए suppress, because हमें पता है कि वो जो भी discover करते हैं वो क्या है, वो एक सच्चाई है, right? और सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, उसके साथ डील करना चाहिए. So yes, if we know कि वो scientifically reasonable है, scientifically वो proof हो रहा है, logical है, then definitely we should never suppress it. The findings are based on thorough research and thus must not be ignored. क्या है reason? Because obviously एक research पे based होता है, ऐसे हवा में नहीं कह देते हैं scientists कि हाँ ऐसा हो जाएगा, तो ये एक research पे based है, तो definitely we should have a look on it. If the findings will not be taken seriously, they can have catastrophic effects which could be avoided if they were taken seriously. तो अगर हम उस चीज़ को seriously लेते हैं, यानी जो भी दिया है scientist ने reason कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, तो अगर हम उसको seriously लेंगे तो at least we would be able to avoid the catastrophic effects of it, disastrous effects of it. नहीं तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, and after that we will not be even there to kind of deal with it. तो इसीलिए we should not try to suppress it, rather we should try to analyze it, try to find a solution and deal with it. और फिर अगर ऐसा लगता है कि ये गलत है finding, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, at least पता तो चल जाएगा कि whether it was right or wrong. Clear? All right. Next is, do you think ours is a traditional society? What are some of the things we do to be called traditional? Do you find these things useless और यूजफुल? तो क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है हमारी जो सोसाइटी हो ट्रेडिशनल है क्या, यानी अंधविश्वास बहुत है हमें? बिल्कुल है, राइट? हर चीज़ में हम यही करते हैं, हम लॉजिक के पीछे नहीं भागते, हम रिचुअल्स के पीछे भागते हैं. सो येस, आवर सोसाइटी इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी. क्या कर सकते हैं हम इन ट्रेडिशनल्स को, व्हाट आर सम थिंग्स कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ट्रेडिशनल सोसाइटी, वो चीज़ें मेंशन करनी है, और फिर ये चीज़ें यूजलेस हैं या यूजफुल हैं वो हमें बतानी है. क्लियर? ऑलराइट, सो चलिए इसका आंसर देखते हैं. Answer to this question is yes, our society is still very traditional and conservative. देखो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सबसे पहले आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल है या नहीं? These questions are the ones जो आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है? You need to kind of analyze the complete chapter. Comet 1, Comet 2 पूरा पढ़ चुके हैं, पता है exactly बात किस बारे में कर रहे हैं. तो इसीलिए अगर आपको नहीं लगता है कि भाई नहीं है ट्रेडिशनल, तो मेंशन नो, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि हाँ, तो फिर आप यहाँ पे मेंशन करोगे यस. सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर व्यू पॉइंट कि आपको किस तरीके से आंसर को लिखना है. सेकंड पार्ट जो पूछा है कि आप कैसे कह सकते हो कि भाई ट्रेडिशनल है या नहीं, तो अगर आपके हिसाब से ट्रेडिशनल नहीं है तो ऑब्वियसली फिर कोई रीज़न ही नहीं होगा. बट यस, अगर आप कंसिडर करते हो तो रीजंस क्या हो जाएंगे कि भाई लोग जो है बड़े इग्नोरेंट है. लोगों को क्या होता है कि जो चीज़ कोई बोल देता है वो मान लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है? तो अगर हम लॉजिकल हो जाते हैं, अगर हम हर चीज़ का एक आंसर ढूंढते हैं कि क्यों ऐसा क्यों, तो फिर क्या होगा, ट्रेडिशंस या फिर ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशंस बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ ये बात हो रही है मेनली सुपरस्टिशंस की, कि अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए हमको, और हम कहीं ना कहीं सिर्फ उसी को ट्रेडिशनल मानने लगते हैं कि अगर हमें किसी ने बोल दिया कि यहाँ पर अगर पूजा करा दो, यहाँ पर इस तरीके से पैसे दे दो, तो आपकी ये जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, वो होता है सुपरस्टिशन, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक, किसी की चीज़ के पीछे का साइंटिफिक अप्रोच नहीं देखते हो एंड यू जस्ट काइंड ऑफ आर इग्नोरेंट, दैट मीन्स येस, आप क्या हो, ट्रेडिशनल हो, यानी क्या सुपरस्टिशियस हो या कंजर्वेटिव हो कह सकते हैं, यानी कि सिर्फ छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम कभी वाइट चीज़ों के बारे में नहीं सोचते. क्लियर? तो मेजर रीज़न क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस ऑफ द पीपल. People believe that they can pacify any calamities just by some offering prayers to God and not by taking any action. तो एक रीज़न यहाँ पे दे दिया गया है कि क्यों ऐसा लगता है, आप कैसे कह सकते हो कि कंजर्वेटिव है सोसाइटी, क्योंकि लोगों का यही मानना होता है कि भाई अगर हम बिना कोई एक्शन लिए, कोई सोल्यूशन फाइंड किए, सीधे अगर हम सिर्फ पूजा कर देंगे, बैठे रहेंगे, तो सब चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? बिकॉज गॉड ऑल्सो नेवर हेल्प्स द वन हु नेवर हेल्प्स देमसेल्व्स, राइट? तो अगर आप खुद ही हेल्प नहीं करोगे, कुछ कोशिश नहीं करोगे, तो देन भगवान भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे. ही वुड ओनली हेल्प यू, ही वुड ओनली सपोर्ट यू इफ़ यू आर एबल टू डू समथिंग, इफ़ यू आर एबल टू टेक एन एक्शन, राइट? तो इसीलिए अगर कुछ लोग होते हैं जिनका ही मानना होता है कि कैलामिटीज़ वगैरह खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, होने दो जो कुछ भी होना है, बस थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो सुपरस्टिशन होता है, वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है? तो इसीलिए यू शुड ऑब्वियसली प्रे, बट येस विद दैट ऑल्सो यू शुड हैव सम परफॉर्मेंस, राइट? यू शुड परफॉर्म विद इट, यू शुड काइंड ऑफ इंडल्ज इनटू एन एक्शन जिससे आप कुछ सॉल्व कर सकते हो. डन? अब ये क्या सही है या सब गलत है, जो कि फ्यूटाइल है, यूजलेस है या यूजफुल है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली यूजलेस है, बिल्कुल भी सही नहीं है. सो ऑल दीज आर irrational and futile practices, as one has to take steps to avoid the calamities and not just sit and
प्रे। सो यस, ये बिल्कुल यूजलेस है, यूजफुल नहीं है। क्यों? बिकॉज हर किसी को किसी भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, किसी भी कलामिटी को या किसी भी डिस्ट्रक्शन के साथ डील करने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी होता है, ना कि बस बैठ जाओ और प्रेयर कर लो तो हो जाएगा। नहीं, यू नीड टू टेक एन एक्शन। सो यस, दीज वर द आंसर ऑफ द 3 पार्ट्स। इफ यू वांट, आपको लगता है कि आपका कोई और व्यू पॉइंट है, डेफिनेटली गो फॉर इट। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 or 3 एग्जाम्पल्स टू शो हाउ साइंस हैज़ बीन यूजफुल टू अस। साइंस बहुत सारी चीज़ों में यूजफुल है, राइट? हर एक चीज़ में चले जाओ, साइंस हैज़ मेड अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट एंड इट हैज़ बीन वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉर एनीबडी। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 बोले हैं तो आपके पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। गो फॉर एनी 3 एग्जाम्पल्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आप बोलना चाहते हो कि भाई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया है, हम किसी भी पर्सन से कितना भी दूर हो बात कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे, तो एक वो यूज़ हो गया। सेकेंडली, साइंस ने बहुत सी चीज़ें जो हैं उसको बड़ा ईजी कर दिया है, कुकिंग वगैरह बोल लो या फिर स्टडीज़ बोल लो, कितना ईजी हो गया, राइट? पेंडेमिक के टाइम पर अगर अभी हम पढ़ पा रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज, राइट? एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइंस। तो इस तरीके से आपको जो भी एग्जाम्पल्स दिखते हैं अपने आसपास, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम साइंस की बात करेंगे कि वो क्या है, फिर हम एग्जांपल पे जाएंगे, ठीक है? सो साइंस इज अ नॉलेज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस क्या है? पूरा का पूरा नॉलेज है जो कि बेस्ड होता है एनालिसिस पे, कि किस तरीके से कोई चीज़ आई, उसको एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, कैलकुलेशंस किए, प्रूव किया, उसे कहते हैं साइंस। It has led to discovery of new possibilities and answers to many questions. सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि साइंस की वजह से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मिला है, राइट? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सिर्फ मानते थे लोग, बट वो क्या है, क्यों है, उसका आंसर किसने दिया है? साइंस ने। दूसरी बात, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो साइंस ने हमें दी हैं। So scientific research is a never-ending process, and obviously it's a never-ending process, but it goes on and on. कभी भी कुछ भी डिस्कवर हो सकता है, and it is never going to end. Application of scientific knowledge has helped to satisfy many basic human needs and improve living standards. जैसे हम पहले अगर चीज़ बोले जो यूज रहा है या जो भी हेल्प रही है साइंस के थ्रू, वो क्या है कि इट हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ईजी, राइट? हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है लोगों का, बिकॉज चीज़ें आ गई हैं ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। It has helped to find views of various diseases. Views नहीं हमें बोलना चाहिए, it has helped to find the solution. ठीक है, यानी कि क्या हो सकता है, जो भी डिसीजेस हैं, कोई भी बीमारी है बड़ी से बड़ी जिसको पहले ट्रीट नहीं किया जा सकता था, अब साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके उसके भी सॉल्यूशंस मिल गए हैं। साइंस हैज़ मेड द वर्ल्ड वेरी स्मॉल बाय मेकिंग कम्युनिकेशन ईजी। सेकंड यूज़ क्या है कि भाई कम्युनिकेशन बड़ा ईजी हो गया है, छोटा सा वर्ल्ड हो गया है हमारे लिए। इट्स लाइक अगर हम यहाँ पे बैठे बैठे यूएस में बात करनी है, लंदन में बात करनी है, कहीं भी बात करनी है, हम यहीं से कर सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा सा हो गया है वर्ल्ड। इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू यू गाइस सिटिंग इन योर होम ओनली, बट ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। वी फील लाइक कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, ठीक है? तो बहुत छोटा वर्ल्ड कर दिया है, कम्युनिकेशन ईजी कर दिया है, इसको ऐसा कह सकते हो। देन वी कैन टॉक टू एनीवन एंड एनीवेयर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कैसे ईजी हो गया है? बिकॉज हम किसी से भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से बात कर लेते हैं, राइट? वी कनेक्ट अ कॉल, विद इन सेकेंड सामने वाला पिक कर लेता है एंड वी कैन टॉक टू दैट पर्सन एंड फॉर वट एवर टाइम लिमिट वी वांट। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड है कितने देर बात कर सकते हो। सो यस, साइंस ने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के थ्रू क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। वन एग्जाम्पल। सेकेंड, कम्युनिकेशन ईजी हो गया है। थर्ड, डिसीजेस के बहुत सारे सोल्यूशंस निकल गए हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो। क्लियर? ऑल राइट। Next is give an example to show how science has been misused and has a result been harmful to us. तो अब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ का सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, हमेशा 2 साइड्स होते हैं कॉइन के, राइट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो साइंस की बहुत सारी यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बिल्कुल डैमेजिंग सा भी रहा है, कहीं ना कहीं उसका इल इफेक्ट भी देखने को मिला है, मिस यूज़ भी हुआ है। जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात कर ले तो बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, इन सब में यूज़ कर लिया जाता है, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज, राइट? तो ये जो वॉर्स, वेपन्स, ये सब चीज़ें बनी हैं बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक discovery. That is something which has been a misuse of science. Clear? All right. So there have been various misuses of science: the nuclear bomb, explosive, the hydrogen bomb, poisonous gas, missiles, chemical warfare are extremely destructive applications of science. तो आपके पास यहाँ बहुत सारे examples हैं, आप किसी भी एक example को लेके उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसको और ज़्यादा define कर सकते हो if you want. Like for example, अगर आपको लेना है कि science बहुत ज़्यादा useful है, but yes there have been misuses. One of them is nuclear explosion.
उस पर कुछ लिख दो, या फिर वन ऑफ देम इज द एक्सप्लोजिव, वन ऑफ देम आर द पॉइजनस गैसेज, वन ऑफ देम आर द मिसाइल्स। तो आपको जो भी चीज़ लेनी है उसको लेकर आप यहाँ पर उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर? सो हियर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स हेल्प फॉर यू, और आप क्या करोगे, इनको यूज़ करते हुए अपने आंसर को और अच्छे से फॉर्म करोगे। डन? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of all the NCERT solutions of the questions that have been asked in the comment part 2. अब इस चैप्टर से आप बहुत से ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपके व्यू पॉइंट को जानना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं, स्टोरी को इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं कि अब सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, राइट? इसके अलावा आपका व्यू पॉइंट जरूर पूछ सकते हैं, आपके हिसाब से कौन सही है, इंद्राणी देवी या नहीं, प्रूफ करो। आपके हिसाब से दत्तादा सही है या नहीं, प्रूफ करो। आप क्या करते, आप इंद्राणी देवी की जगह होते, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ट्राई टू राइट ऑल द आंसर्स सो दैट आपको कोई इशू ना आए व्हेन यू actually face such questions. Clear? All right, so with this we come to an end of this complete chapter, but yes, in the next video we are going to begin the last and the final chapter of this book. So let's just meet in the next video very soon. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.